हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में अगर ये सवाल आपके सामने आया तो लगभग 5 नंबर का हिसाब किताब आपका बन जाएगा। और अगर ये सवाल आपको मेंस में देखने को मिलता है तो वहां पर काफी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल 3 to 5 मार्क्स वहां भी आप आराम से गेन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक समझेंगे, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ के साथ काफी सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल की कभी सॉल्व नहीं की है तो आपको पता लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं और क्या क्या वैरायटी हमें देखने को मिलती है कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट भैया जरूरी है ताकि सब कुछ बहुत बढ़िया चले। यहां पर बोल रहे हैं, डोंट लेट डिस्ट्रैक्शन स्टील योर डेस्टिनी। भटकाव को अपनी मंजिल छीनने मत दो। हमारे जीवन में आजकल अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस है ना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपके हाथ में ही है अभी, आपका फोन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके गोल से काफी दूर कर सकती हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, डिस्ट्रैक्शंस को अपनी डेस्टिनी मत छीनने दो भाई। मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहो, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं यहां पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और चाइनीज और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये सवाल हमारे बैंकिंग एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते। आपके जो स्टेट एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए, वहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमारे अगर बैंकिंग के प्री की बात करें बैंकिंग के प्री में आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या सिर्फ चाइनीज कोडिंग के सवाल देखने को मिलते हैं। आप पिछले 5 साल के पेपर्स को अगर उठाकर देखेंगे तो आपके दिमाग में कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपके बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कंडीशनल कोडिंग का सवाल हो गया, लॉजिकल कोडिंग हो गया, मशीन कोडिंग हो गया, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रिजल्टेंट क्वेश्चन हो गया और मैथमेटिकल कोडिंग हो गया। अगर आपको याद हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की हमारी जो क्लास थी वहां पर मैंने आखिरी में आपको एक स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन करवाया था जिसमें हम ये चेक कर रहे थे कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो उसको आप स्ट्रिंग बेस्ड कोडिंग बोल सकते हो। वो सीरीज में भी हो सकता है, वो आपका कोडिंग में भी हो सकता है। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है भाई? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कोई एक कोड आपको दिया जाएगा, है ना। अब उस कोड को किस लॉजिक के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो लॉजिक हमें क्रैक करना। वो लॉजिक अगर हमने क्रैक कर लिया तो बस बात बन गई। ठीक है, ओके। कोडिंग डिकोडिंग में मेजरली हमें किस चीज का काम होता है भाई? हमें काम होता है लेटर्स का और साथ के साथ लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का। ठीक है, लेटर्स और लेटर्स की प्लेस वैल्यू। अब लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होता है सर? कुछ बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं, ये हम जानते हैं। 26 एक इवन नंबर है, इसको हम 13 के 2 हाफ में बांट सकते हैं। एक हाफ हमारा ए से एम तक हो जाता है और दूसरा हाफ हमारा एन से लेकर जेड तक हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर जिस पोजीशन पर आ रहा है वही क्या हो जाती है? उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली पोजीशन पर अगर मैं चेक करना चाहूं, ए आ रहा है तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1। बी 2 पर आ रहा है, जेड सबसे आखिरी, जेड की प्लेस वैल्यू 26, एम आपका 13th पोजीशन पर आ रहा है, एम की प्लेस वैल्यू 13। तो इस प्रकार से आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू देखने को मिल जाती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे होगी? आप में से ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये याद है, जिन्हें याद नहीं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे सारी की सारी प्लेस वैल्यूज। ठीक है, चलो अब प्लेस वैल्यूज याद करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है जिससे आप आराम से प्लेस वैल्यूज को जो है याद कर सकते हैं। कुछ हमने सेट ऑफ लेटर्स को पिक किया है, ऐसे सेट ऑफ लेटर्स जिनकी प्लेस वैल्यू एक सर्टेन नंबर का कहीं ना कहीं मल्टीपल है। जैसे अगर मैं बात करूं इजोटी की, अगर मैं बात करूं इजोटी सारे के सारे
ऐसे लेटर्स हैं जो 5 के मल्टीपल की प्लेस वैल्यू है, और सिफ्लोरक्स में अगर आप बात करें 3 के मल्टीपल की कहानी है। ठीक है, तो इजोटी में आप कैसे देख सकते हो भाई, 5, 10, 15, 20 और 25 है ना। 25 के आगे जा सकते हैं क्या, 30 जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 26 ही लेटर है। ठीक है, ऐसे अगर मैं सिफ्लोरक्स में बात करूं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 ये आपको प्लेस वैल्यूज जो है देखने को मिल सकती हैं या मिल जाती हैं। ओके, अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, इनका इस्तेमाल देखो बहुत सिंपल है। मान लो किसी ने मुझसे p की प्लेस वैल्यू पूछी कि भैया p की प्लेस वैल्यू क्या होती है, या किसी ने मुझसे q की प्लेस वैल्यू पूछ ली, है ना। सो मुझे पता है कि o की प्लेस वैल्यू 15 है, 15 के जस्ट बाद p आएगा 16, p के जस्ट बाद q आएगा 17। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमारे पास प्लेस वैल्यूज ऐसे निकल के आ जाती हैं। ठीक है, अब प्लेस वैल्यूज का काम जो है हमें वो पड़ता है, प्री में उतना हमें काम नहीं पड़ेगा, मेंस में जो आपके लॉजिकल कोडिंग के सवाल आते हैं वहां पर प्लेस वैल्यूज का मेजर काम पड़ता है। ठीक है, ओके, चलो अब प्लेस वैल्यूज के साथ साथ हमें जो है कहीं ना कहीं ऑपोजिट लेटर्स की भी चर्चा करनी होती है। ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, इनको ऑपोजिट लेटर्स बोल सकते हैं या इनको रिवर्स लेटर बोल सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, बट बात आपकी सिमिलर है। ठीक है, सो ऑपोजिट लेटर्स की अगर बात करें, ऐसे दो लेटर्स जिनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो उन्हें ऑपोजिट बोला जाता है ना। तो यहां से अगर आप चेक करो, ए का ऑपोजिट जेड है, बी का ऑपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको रिवर्स बोल सकते हैं, है ना, ऑपोजिट हम बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कहानी जो है हमें देखने को मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब यहां पर इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे है ये हम सीखेंगे, है ना। उससे पहले जब हम लॉजिकल कोडिंग के सवालों को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो इनमें से ही मिक्स मैच करके कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास लॉजिकल कोडिंग में कोई नंबर आ रहा हो, ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। अगर लॉजिकल कोडिंग में आपके पास कोई लेटर आ रहा हो, सो लेटर किस प्रकार से आ सकता है, या तो वो दिए गए वर्ड का ही कोई लेटर हो, या दिए गए वर्ड के लेटर्स के किसी लेटर के आसपास का कोई लेटर हो, या अपोजिट लेटर हो, है ना, या फिर टोटल जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक लेटर बना हो। दैट्स वाई प्लेस वैल्यू याद करना और रिवर्स लेटर याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर आए, तो नंबर आता है तो जनरली कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी लेटर की प्लेस वैल्यू उन्होंने कंसिडर की होती है। अगर किसी लेटर की प्लेस वैल्यू कंसिडर नहीं की है तो हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स ले लिए हो, है ना, या नंबर ऑफ वॉवेल ले लियो, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ले लियो। तो इस प्रकार से मिक्स मैच करके आपके नंबर के लॉजिक बन जाते हैं। तीसरा क्या होता है, सिंबल कई बार आता है। तो सिंबल जनरली क्या होता है, या तो कॉमन सिंबल यूज होंगे या दो सिंबल रिपीट हो रहे होंगे। तो जब भी दो सिंबल आपके रिपीट होते हैं तो वहां पर कोई अल्टरनेट लॉजिक होता है, या तो नंबर ऑफ लेटर्स ऑड इवन, या नंबर ऑफ वॉवेल्स ऑड इवन, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑड इवन। कई बार क्या होता है, फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी सिंबल लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से काफी सारे लॉजिक हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लॉजिक्स मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। अब अगर हम बात करें, हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां पर हमें देखने को मिलता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, प्री में हमारा क्या होता है भाई, चाइनीज कोडिंग का सवाल। इसे सॉल्व करने के लिए चाइनीज भाषा सीखनी होगी क्या, नहीं। इसे सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा नजरें तेज रखनी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और हम बहुत अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है इन सवालों में, इन सवालों में आपके पास काफी सारे जो है आपको सेंटेंसेस में वर्ड कहीं ना कहीं दिए रहते हैं। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है, जो जो कॉमन वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप कॉमन कोड्स फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर कोडिंग का लॉजिक सेम है
और यहां पर एक वर्ड आ रहा है, वही सेम वर्ड अगर नीचे आएगा तो कोड तो भैया उनका सेम ही रहेगा, है ना। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, जो भी स्टूडेंट स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मार्क करते रहिए, ठीक है। चलो सो एक बार जल्दी से देख लो, जो भी सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग फटाफट से जो है अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मार्क कर दीजिए, बाकी सभी लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैंने देखा कॉमन वर्ड मुझे क्या दिख रहा है, नेवर, ठीक है। नेवर यहां भी कॉमन है, नेवर यहां भी कॉमन है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी हो जाता है दो सेंटेंसेस में दो वर्ड कॉमन है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है, तो हमेशा मेक श्योर करें एक ही वर्ड कॉमन है या नहीं, ठीक है। सो नेवर नेवर यहां पर कॉमन है। और कोड की अगर मैं बात करूं, कोड हमारे पास SIN कॉमन है। सो यहां से मुझे समझ में आया नेवर का कोड क्या हो गया भैया, SIN, ठीक है। तो SIN को मैं यहां से हटा देता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैंने देखा मुझे यहां से फेल कॉमन दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच, और फर्स्ट और सेकंड के बीच अगर मैं कोड की बात करूं CIL मुझे कॉमन दिख रहा है। सो फेल का कोड क्या हो जाएगा भाई, फेल का कोड विल बी CIL, है ना। उसके बाद अब आप देखो यहां पर हमारे पास तीन वर्ड थे, तीन में से हमारे दो का कोड आ चुका है, यानी कि जो रिमेनिंग कोड होगा ब्रांड, ब्रांड का कोड क्या हो जाएगा भैया, डिप हो जाएगा, ठीक है। ब्रांड का कोड क्या हो गया, डिप। आगे अगर मैं चर्चा करूं, आगे मुझसे क्या बोला है भाई, आगे अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे कहानी समझ में आ रही है कि अब स्टूडेंट और एवर जो है ये मुझे कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, और जो वर्ड मुझे कॉमन नहीं दिखते उनके लिए मैं चॉइस में कोड ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट और एवर के लिए जो हमारा कोड है वो आएगा चॉइस में, और वो चॉइस क्या हो जाएगी भाई, NIMNGIU, ठीक है। और यहां से मेरे पास लूज और होप ऐसे बच रहे हैं, तो लूज और होप के लिए अगर मैं बात करूं, लूज और होप के लिए हमारे कोड हो जाएंगे BIP और WIL, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे कोड निकाल लेते हैं। अब ये मेथड कब इस्तेमाल करना है, जब आप सारे के सारे कोड निकाल रहे हो, जब आपके पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का सवाल 5 मार्क्स का आएगा, तब आप सारे के सारे कोड निकाल लेना, ताकि आपको आंसर मार्क करने में कंफ्यूजन ना हो, है ना। जब 2 या 3 सवाल आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोड निकालने की कोशिश करनी है, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। इन्होंने मुझसे पूछा है फेल नेवर का कोड क्या होगा, सो CIL SIN मेरा कोड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आराम से हमने कोड निकाल लिया। अब इसी बंच का एक एसोसिएटेड क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर, सो मुझसे पूछा एवर का कोड क्या होगा, ठीक है। अब एवर के कोड की अगर मैं बात करूं, सो एवर का कोड मैंने निकाला। एवर के कोड की अगर बात करेंगे तो NIM या GIU हो जाएगा, ठीक है। सो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है भाई, एक्यूरेट आंसर की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेट आंसर विल बी आइदर NIM और GIU, ये एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। अगर आपको आइदर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसके बाद आप किसको प्रायोरिटी दोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इस कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी मुझे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो उस सिनेरियो में मैं नन ऑफ दीज अपना आंसर मार्क करूंगा, ठीक है। सभी को कहानी समझ में आई। तो यहां पर ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। देखो NIM भी प्रेजेंट है और GIU भी प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा जो एक्यूरेट आंसर होता वो एक्यूरेट आंसर होता आइदर B और E, बट आइदर B और E मुझे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि फिर मैं क्या मार्क करूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। डन हुआ, है ना।
इसमें का एक और सवाल है क्या हमारे पास? हाँ, इन्होंने बोला है बीआईपी और वीआईएल जो है वो किसका कोड है। तो बीआईपी और वीआईएल की अगर मैं बात करूं सो हमारे पास कोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो बीआईपी और वीआईएल, आप देखो भाई यहां पर साथ में ही चॉइस है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं लूज होप का कोड हो जाएगा। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लूज होप। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। अब शॉर्ट तरीका क्या है जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो हम देखेंगे। हमारे पास अगला सवाल जो है वो ये रहा, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले इसको डन कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट टाइमर लगा लिया जाए आप सभी के लिए, है ना। यहां से नहीं आएगा, ठीक है, ओके चलो खैर कोई बात नहीं, यही टाइमर लगा लेते हैं, है ना। चलो फटाफट से इसको फाइंड आउट करेंगे क्या हमारा आंसर निकल के आ सकता है। ये रहा आपका टाइमर, ठीक है, 1 मिनट का टाइमर तो खैर ज्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इन्होंने हार्ट का कोड पूछा और हार्ट का कोड अगर मैं निकालना चाहूं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। देखो भाई डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हार्ट मैं चेक करूं कहां कहां दिया है भाई। हार्ट मुझे यहां पर दिया है, हार्ट मुझे यहां पर दिया है, इसके साथ और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, हैज कॉमन है, बट हैज यहां भी कॉमन आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा कोड आएगा जो आपका सेकंड और लास्ट में कॉमन है। तो सेकंड और लास्ट में मैं देख पा रहा हूं आरपी और टीपी कॉमन है। ठीक है, यहां भी आरपी और टीपी कॉमन है, यहां भी आपका देखो अब आरपी नहीं है। ठीक है, मेरे पास टीपी मुझे देखने को मिल रहा है। अब टीपी जो है कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड जो तीनों में कॉमन है वो हैज हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं ले सकता। ठीक है, पर एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ इन दोनों में कॉमन है वो हो जाएगा पीआर। तो हार्ट का आपका कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज पीआर। ऐसे हम फटाफट निकाल सकते हैं कोड। ठीक है, चलो इसी प्रकार के अगले सवाल पर चलते हैं। इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमसे पूछा है फादर गोल्डन हैज सॉफ्ट का कोड हमसे पूछा है। तो फटाफट से निकालेंगे क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता है। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो भाई। फादर गोल्डन हैज सॉफ्ट, ठीक है, चलिए चेक करें यहां पर आंसर कैसे आएगा। देखो मुझसे इन्होंने बोला, और एक चीज और समझना, एक और कॉन्सेप्ट हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में निकल के आता है। मान लो आपके पास इंस्ट्रक्शन में जो वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स के अलावा किसी और वर्ड का इन्होंने कोड मुझसे पूछ लिया, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां पर कोई लॉजिक तो हम लगा नहीं रहे, हम बस कॉमन चीजों को चेक करके अपना कोड निकाल रहे हैं। तो कभी भी किसी नए वर्ड का कोड अगर हमसे पूछा जाता है तो हमेशा हमें एक चीज याद रखनी है, नया वर्ड इक्वल्स टू नया कोड। ठीक है, नया वर्ड इक्वल्स टू नया कोड। ठीक है ना। तो नए वर्ड के लिए हमें नया कोड चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हम यहां पर क्या करें भाई, हमें ऑप्शन से यहां पर काम करना होगा। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास जिस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे, हम यहां पर वो कोड क्या करते हैं, ऑप्शंस में से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। तो नया वर्ड कोई निकल के आएगा, उसका कोड आप ऑप्शन से निकालेंगे। सो फादर गोल्डन हैज सॉफ्ट का इन्होंने कोड मुझसे पूछा है। तो फादर देखो हमारे पास ये रहा, हैज हमारे पास ये रहा। ठीक है, हार्ट का कोड मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में, डायरेक्टली मैं उसे एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मुझे एक ऐसा कोड चाहिए जहां पर आरटी और टीपी साथ में आ रहे हो। ठीक है, सो आरटी और टीपी साथ में नहीं आ रहे, आरटी और टीपी साथ में नहीं आ रहे, आरटी और टीपी साथ में नहीं आ रहे। अब
ऑप्शन नंबर सी मुझे आंसर दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में चलने के चक्कर में गलती नहीं करनी। ऑप्शन 5 दिया है नन ऑफ दीज। हो सकता है यहां पर एक आध इन्होंने कोड गलत दे दिया हो और उसकी बदौलत फिर मेरा आंसर नन ऑफ दीज हो जाए। तो हमेशा एलिमिनेशन के बाद जो भी मुझे ऑप्शन दिख रहा है उसको एक बार पूरी तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है। सो आरटी और टीपी वाली बात तो मेरी हो गई, ठीक है। सॉफ्ट की अगर बात करूं तो सॉफ्ट मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है, गोल्डन मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद ओएल और आरपी मुझे चेक करना है। ओएल और आरपी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी को जो है बहुत ध्यान से हमें चेक करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिस्टर हैज गॉड, है ना। सिस्टर हैज गॉड का अगर मुझसे कोड पूछा जाए, सो ध्यान देने वाली चीज क्या है, हैज मेरे पास यहां पर है, ठीक है। हैज का कोड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां से आप देख सकते हो हैज का कोड क्या हो जाएगा भैया, टीपी हो जाएगा। और टीपी की अगर बात करूं तो टीपी हमारा सारे ऑप्शंस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब गॉड की अगर बात करें, गॉड का कोड मुझे यहां से मिल सकता है, ठीक है। गॉड के कोड की अगर बात करूं, मैं पहले मदर का कोड हटा देता हूं। मदर का कोड विल बी ओसी, ठीक है, ओके। उसके बाद डीटी मुझे यहां पर कॉमन दिख रहा है इज के लिए, तो डीटी भी हटा दूं। तो टीपी के साथ मुझे चाहिए एलओ। सो टीपी के साथ एलओ यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा, है ना। अब कोड पूछा गया है सिस्टर का। अगर मैं सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को देखूं तो मेरे पास सिस्टर तो कहीं दी नहीं गई, यानी कि सिस्टर के लिए कोई नया कोड आएगा। तो क्या डीटी को मैं यूज कर सकता हूं? नहीं। हाँ, एसएफ को मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि एसएफ एक ऐसा कोड है जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आई एम प्रिटी श्योर सभी को चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का माइंडसेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम मेंस की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ऐसा कोई खतरनाक काम है नहीं और प्री में आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो, सो मुझसे किसका कोड पूछा है भाई? चेंज मैटर का कोड पूछा है। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चेंज मैटर का कोड क्या है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूं, सो चेंज मैटर, चेंज हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है और मैटर जो है हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, चेंज और मैटर दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें और कहीं पर कॉमन कोड नहीं मिल रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बाकी वर्ड्स का फिर कोड निकालना होगा। सबसे पहले पीपल को एलिमिनेट करें जो कि इसमें कॉमन है। सो पीपल का अगर आप कोड देखना चाहो वीके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रेट की बात करो तो ग्रेट आपका निकल जाएगा फर्स्ट और थर्ड में से। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो मुझे आपका कॉमन दिख रहा है जेडपी, जेडपी हट जाएगा। उसके बाद ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में यहां से हटा सकता हूं इन दोनों में आपका ग्रुप कॉमन है जो कि हो जाएगा एलडब्ल्यू। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैटर का कोड विल बी एलएम, एलएम यहां पर नहीं है तो ये ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। अब मुझे चाहिए चेंज का कोड, तो लैंड में यहां से हटा सकता हूं सेकंड और लास्ट में से, तो वीयू हमारा हट जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ एच जे में यहां से हटा सकता हूं, तो टीवी एलएम हमारा सही आंसर होगा। टीवी एलएम ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या हो सकता है, डायरेक्टली आपको कोड ना दियो तो इस प्रकार से आप फटाफट से एलिमिनेट करके कोड निकाल सकते हो, या फिर एक बार अगर आप सारे कोड निकाल रहे हो 5 नंबर का क्वेश्चन है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहां पर लॉस्ट नेचुरल क्लाइमेट का कोड मुझसे पूछा है, ठीक है। लॉस्ट नेचुरल क्लाइमेट का कोड मुझसे पूछा गया है, ठीक है जी। चलो, तो यहां से अगर मैं बात करूं, लॉस्ट और नेचुरल तो यहां पर प्रेजेंट है पहली वाली लाइन में, है ना। अब इधर से अगर मैं कल्चर का कोड हटाऊं जो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है, दैट विल बी वी यू, ठीक है। और यहां से अगर मैं ग्रेट का कोड हटाऊं तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, दैट विल बी व्हाट, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है एल एम एफ जेड, ठीक है। जेड पी हमारा हट जाएगा, ठीक है। सो लॉस्ट नेचुरल का कोड मुझे मिल गया जेड आर एफ जेड,
किसी भी सीक्वेंस में वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ZRFZ यहां पर प्रेजेंट है, ZRFZ यहां नहीं है, ZRFZ यहां पर नहीं, तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई आंसर आएगा या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है भैया क्लाइमेट का कोड बता दो। सो क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर नहीं है। सो क्लाइमेट के लिए क्या आएगा, कोई एक नया कोड आएगा। अब यहां से मेरे पास जो टीवी है वो ऑलरेडी कोड यहां पर प्रेजेंट है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की बातचीत सभी को समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट एक बार जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ना, काफी 50 60 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ये फील करोगे कि हाँ आपकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। ओके चलो अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में हमने आपको काफी सारे क्वेश्चंस बताए थे और कुछ चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हमने आपके लिए पीडीएफ में छोड़ दिए, पीडीएफ से आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मेंस की तरफ। सबसे पहला हम जो मेंस का सवाल सॉल्व करने वाले हैं दैट इज रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग, ठीक है। पहले तो आप फटाफट से इन कंडीशंस को पढ़ लीजिए और चेक कर लीजिए क्या कुछ कहानी हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है इन पर्टिकुलर सवालों के लिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सारे के सारे पॉइंटर्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो ये कंडीशन पढ़ लेने के बाद इनका इंप्लीमेंटेशन क्या है ये हमें सीखना है। सो यहां पर आपको क्या दिए जाएंगे, 2 या 3 रो दिए जाएंगे, वैसे जनरली 2 ही रो आते हैं। आपका टारगेट क्या है, दी गई रोज का आपको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट निकाल लेने के बाद फिर जो भी आपसे सवाल पूछा उसका आपको आंसर मार्क करना है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, रो 1 ये रही, रो 2 ये रही। इन्होंने पूछा है कि अगर y हो जाएगा सेकेंड रो का रिजल्टेंट तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या होगा, ये इनका कहना है। अब रिजल्टेंट निकालने की प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ध्यान रखो, जिस भी पर्टिकुलर सेट में सारी की सारी वैल्यूज नोन होंगी आप उसी का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब चेक करते हैं भैया रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं रो नंबर 2 की बात कर रहा हूं। 2-2 करके नंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने पिक किया 15 और 21, ठीक है। 15 और 21 को हमने यहां से पिक किया। अब इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई होगी ये जरा ध्यान से देखो। यहां पर मैं चेक कर सकता हूं बहुत सारी कंडीशंस दिए, तो कौन सी कंडीशन इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई होती है ये मैं चेक करता हूं। तो सबसे पहले इनका कहना है इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय, अब इवन नंबर फॉलोड बाय तो नहीं है, पहली कंडीशन नहीं लग सकती। दूसरी कंडीशन भी इवन नंबर फॉलोड बाय, ये भी नहीं लग सकती। तीसरा बोल रहा है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, ये ऑड नंबर तो है बट फॉलोड बाय प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि मैं इस कंडीशन को भी अप्लाई नहीं कर सकता। कंडीशन 4 बोल रही इफ ए प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय, तो 15 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, मैं इस कंडीशन को भी नहीं लगा सकता, ये भी खत्म हो गई। अब पांचवी कंडीशन बची है, वो तो अप्लाई होगी ही होगी, आप चेक भी कर सकते हो। इफ अ ऑड कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, तो बिल्कुल सही सटीक हमारी कंडीशन बैठ गई। कंडीशन नंबर 5 हमें यहां पर लगाना है। देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स प्लस 6, तो इन दोनों का डिफरेंस करके प्लस 6 करना है। सो 21 में से 5 गए, 21 में से 15 गए 6, 6 और 6 12, है ना, ठीक है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 12। अब यहां से 12 को पिक किया जाएगा, ठीक है,
और 12 को पिक करने के बाद जो अगला नंबर है उसे पिक किया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग में जो दो नंबर लिए थे उनका रिजल्टेंट प्लस जो तीसरा नंबर है वो पिक हो जाएगा। अब यहां पर 12 और 8 है, इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर डिविजिबल 5 नहीं, इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये बिल्कुल सही बात है। देन द रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ बोथ द नंबर्स -3। सो कंडीशन नंबर 2 हमारी यहां पर लग रही है, क्योंकि बाकी कंडीशंस आपकी सारी की सारी इवन या प्राइम नंबर की है। सो रिजल्टेंट विल बी सम ऑफ बोथ -3। तो 12 और 8 की बात करें 20, 20 -3 कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब इस 17 को कंसिडर किया जाएगा, है ना, और उसके बाद चौथा नंबर आएगा एंड दैट चौथा नंबर विल बी व्हाट 35। ठीक है, तो 17 और 35 की बात अब हमें देखनी है। 17 35 में अगर बात करूं तो मेरे पास यही कंडीशन है, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वाली कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। सो इफ अ प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय अ कंपोजिट नंबर, द रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ बोथ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कौन सी कंडीशन भैया आपने अप्लाई कर ली, कंडीशन नंबर 4, है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं 35 और 20 55 होते हैं, 55 में से 3 जाएगा 52, है ना, आप चेक भी कर सकते हो। 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 दूनी 4, है ना, और 1 और 2 छिंग आपके पास 12 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया भैया 26, यानी कि दिस 26 इज द रिजल्टेंट ऑफ रो नंबर 2। और 26 अगर रो नंबर 2 का रिजल्टेंट है, दैट मींस 26 इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू भैया कितनी हो गई 26। चलो भाई, तो मैक्सिमम कहानी तो हमारी डन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस जो भी चीजें हो चुकी हैं उनको करना है अरेंज, और रो नंबर 1 का रिजल्टेंट निकालना है। तो रो नंबर 1 के लिए सबसे पहले आ जाएगा 14 और 25। सो 14 इज अ इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर डिविजिबल बाय 5, देन द रिजल्टेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो 25 धाम 250 और 100, है ना, सो 250 350 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भैया 350 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 75, हाँ 350 आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास नंबर आ चुका है 350, और 350 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 9। सो 350 इज इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर not divisible by 5, then the resultant will be the sum of both numbers -3। so step number 2 आपकी लग गई। 359 -3 कितना आ जाएगा आपके पास 356। ठीक है, उसके बाद आप पिक करोगे 356 और 26 को। ठीक है, सो 356 और 26 यानी कि इवन नंबर फॉलोड बाय अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ बोथ नंबर्स -3, है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं ये आपका हो जाएगा एक मिनट, हाँ ठीक है, सो 386 में से 4 गए 382 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और 382 -3 आपको करना है, सो 379 मुझे आता हुआ दिखेगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 379 विल बी द आंसर। ठीक है, सभी को आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आप जितना सही तरीके से कर लोगे उतनी आपके लिए बातचीत सही हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। 379 इज द आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाया जा रहा है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आप उसको सॉल्व करें। ये रहा आपका सवाल, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये रहा आपका टाइमर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करें, देखते हैं कौन इसे फटाफट से उड़ा देता है।
चलिए भाई, तो आई होप आप सभी ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। समय हमारा समाप्त हुआ। चेक करते हैं कितना सही हमारा अरेंजमेंट बना है। तो इनका कहना है व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द रोज। दोनों रो का जो रिजल्टेंट है उसका सम निकालना है। फटाफट से शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। 12 और 15 मुझे दिया है। इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करना है। सो 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा भैया? 180। ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में 180 के साथ हमारे पास 7 आ जाएगा। सो इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, रिजल्टेंट विल बी सम और -3। तो स्टेप नंबर 2 लग जाएगी। सो 187 -3 कितना आ जाएगा भैया? 184। ठीक है। अगली स्टेप क्या बोल रही है? 184 और 10। ठीक है। सो यहां पर इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, यानी कंडीशन नंबर 1 लग गई फिर से। सो 184 इंटू 10 कितना आ गया आपका? 1840। सो रो नंबर 1 का आपका रिजल्टेंट कितना आ गया? 1840। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं रो नंबर 2 की, अगर मैं चर्चा करूं, सो मेरे पास 25 है और 14 है। सो ऑड नंबर फॉलोड बाय प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर फॉलोड बाय नहीं, ऑड नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, देन द रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस -6। ठीक है। सो 25 में से अगर 14 जाएगा और आपको अच्छा +6 करना है, माय बैड। सो 5 4 गया 1 और 6, हाँ ठीक है, तो 17 आ जाएगा। स्टेप नंबर 5 आप अप्लाई कर रहे हो, यहां से आपके पास 11 आएगा। तो आप इसको चेक कर लो, 25 -14 +6 17 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 17 की अगर मैं बात करूं, 17 के साथ मुझे लेना है 9 को। सो प्राइम नंबर वाली कंडीशन आ जाएगी, प्राइम नंबर फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर, रिजल्टेंट विल बी सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो 17 और 9 यानी कि कंडीशन नंबर 4 में लगाऊंगा। 17 और 9 आपके पास 26 हो जाएगा एंड 26 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 13। अगला मेरे पास क्या है? 13 और 21। सो 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर के साथ साथ 21 मेरे पास क्या है भैया? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट की अगर मैं बात करूं, कंडीशन नंबर 4 फिर से लगेगी। सो 13 और 21 क्या हो जाएगा आपके पास? 34, और 34 को आप 2 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। यानी कि रो नंबर 2 का रिजल्टेंट कितना आ गया भैया? 17 आ गया। और अगर इसका रिजल्टेंट 17 आ गया, तो अगर मैं टोटल की बात करूं, सो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 1857, 1857 की क्रांति, है ना। और वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है ना। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कंडीशन थोड़ी अलग हो, ताकि आपके दिमाग में और भी अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मार्क करना। जब वीडियो आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। ठीक है जी। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। कंडीशंस थोड़ी सी बदल गई हैं। कंडीशंस को आप एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कुछ हमें यहां पर करना है। ठीक है। चलो, तो सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। और ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से बनाइए इसको। देखते हैं किस प्रकार से आपका कैलकुलेशन यहां से सही बैठता है या नहीं। ठीक है।
चलिए भाई, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको बना चुके हैं और मैक्सिमम सभी का आंसर भी आ चुका है ना। सो चेक करते हैं क्या कुछ कहानी यहां पर हम बना सकते हैं, चेक करेंगे किस प्रकार से हमारा आंसर यहां से निकल के आ सकता है। ठीक है, चलो। सो यहां पर इनका क्या कहना है भाई, अगर W जो है सेकेंड रो का रिजल्टेंट है तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो सेकेंड रो को हम पिक करेंगे। 13 और 17 मुझे दिया है। कंडीशन की बात करें, इवन नंबर वाली नहीं लगेगी कंडीशन, है ना। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये कंडीशन में ये लग सकती है। देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 4 यहां पर अप्लाई हुई है। सो 13 प्लस 17 मुझे लेकर चलना है, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 के बाद मुझे 15 दिया हुआ है ना। 30 इज इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब नहीं, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, कंडीशन नंबर सेकंड लग जाएगी। सो 30 इंटू 15, 15 तिया 45, 450 आपका यहां पर जो है टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा। किसका, रो नंबर 2 का। रो नंबर 2 का रिजल्टेंट अगर 450 आया है, दैट मींस W की वैल्यू विल बी 450। अब बस फटाफट से हम अटैक करेंगे रो नंबर 1 पर और वहां से फिर अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है 200 और 47। सो अगर मैं बात करूं इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब नहीं, इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन बोथ आर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, फिर एक और चीज दी है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, देन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सो यहां से अगर मैं चेक करूं, एक कंडीशन मेरे पास ये है, एक कंडीशन मेरे पास ये है ना। अब यहां पर जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो ये इसलिए लगाई थी क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए ये कंडीशन लग गई। अब कंडीशन दी है 47 के लिए और 47 आपका नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 है, दैट मींस मैं कंडीशन नंबर 5 लगाऊंगा, यानी कि 200 विल बी डिवाइडेड बाय 25, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बचा क्या है, 8 एंड 450। सो 8 एंड 450 की अगर मैं बात करूं, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन बोथ द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, 8 और 450 की अगर मैं बात करूं, है ना। और फिर इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर्स विल बी द लार्जर नंबर, यानी कि कंडीशन नंबर 6 हमारे यहां पे अप्लाई हो जाएगी और फाइनल रिजल्टेंट विल बी 450। ठीक है जी, बात सभी के दिमाग में क्लियर हुई। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार हमारे मेंस के एग्जाम में देखा गया है। सिंपल सा काम है, आपको माइंडसेट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। कंडीशंस को बहुत ध्यान से जब हम पढ़ लेंगे और कंडीशंस, किस कंडीशन को कहां इंप्लीमेंट करना है ये हम सीख लेंगे, तो हमारी बात बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, आई होप सभी को बातचीत समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है क्लॉक कोडिंग से। क्लॉक कोडिंग भी एक नए टाइप का सवाल है जो आपके मेंस में कई बार पूछा गया है। क्लॉक कोडिंग के सवाल में पहले आप कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से पिक किया जाता है। ठीक है, तो पहले एक बार आप कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपका टाइमर चला देता हूं, या बिना टाइमर के एक बार आप पढ़ लो, फिर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से चेक करो, बहुत पढ़ लो एक बार जल्दी से। चलिए भाई, तो आई होप आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। अब देखो भाई, कहानी बहुत सिंपल सी है। यहां पर हमें घड़ी देखना अगर आता है तो हम इन सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास घड़ी जो होती है उसमें दो हैंड होते हैं भैया, मिनट हैंड और आर हैंड। वैसे तीन होते हैं, सेकंड हैंड भी होता है, बट सेकंड का हमें काम नहीं है, हमें मिनट और आर हैंड का काम है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको समय जो है घड़ी में देखना आता ही होगा। अब अगर मैं बात करूं कि भैया
हमारा अगर आर हैंड यहां पर आ जाए तो मैं इसको क्या बोलता हूं, 3 बज रहे हैं, है ना। पर जब मैं बोलूं कि मिनट हैंड यहां पर आ गया है तो मैं इसको क्या बोलता हूं, 15 मिनट हो गए हैं। यही तो कहानी होती है। तो यही हमें ध्यान रखना है। जो भी आपको टाइम दिया जाएगा ना, टाइम में आपकी पहली एंटिटी विल बी आर एंड दूसरी एंटिटी विल बी मिनट। ठीक है। सो इसके लिए आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ऐसा आपका हिसाब किताब रहता है। ठीक है। सो अगर मैं यहां से पिक करना चाहूं, जो भी मुझे कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहानी को पिक करूंगा, सो जैसे मान लो मुझे दिया है टाइम @$, @$, ये हमारा आर है और ये हमारा मिनट है। एट द रेट का मतलब आर पे क्या आ जाएगा भैया, 7, और डॉलर का मतलब मिनट पे आ जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है, 15, यानी कि ये क्या टाइम दिखाएगा, 7:15। समझ में आया। तो इस प्रकार से क्लॉक कोडिंग के सवालों को हमें पिक करना होता है। आई एम प्रिटी श्योर फंडा सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सो एक बार जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखते हैं आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन को फटाफट से बना लेता है। ये रहा आपका टाइमर, जरा बनाओ भाई, चेक करते हैं किसका सबसे पहले बन जाता है। बेसिक प्लस माइनस आपको इसमें करना होगा और ज्यादा कुछ खतरनाक काम इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से, सारा का सारा इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। चलिए चेक करें भाई, आई होप आपने थोड़ा बहुत इसको कर लिया होगा। देखो क्या दिया है, विराट एंटर्स एट द रेट, विराट कितने पे एंटर किया भैया, @M% पे। ठीक है। सो @M% की अगर मैं बात करूं 7, और M% का मतलब है 2, यानी कि 7:10 पे एंट्री ली है। ठीक है। 7:10 पर एंट्री लेने के बाद 1 घंटा 15 मिनट वर्कआउट किया है। सो 1 घंटा 15 मिनट वर्कआउट करने का मतलब 8:25 पर विराट का वर्कआउट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। फिर कुणाल एंटर्स 10 मिनट आफ्टर विराट्स एग्जिट। कुणाल क्या था भाई, विराट के एग्जिट के 10 मिनट बाद आया, यानी कि 8:35 पर आएगा कुणाल। ठीक है। उसके बाद वर्क्स आउट फॉर सेम ड्यूरेशन एज विराट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट इसने वर्कआउट किया। अब जरा समझना बात को, मेरे पास 13 है और 15 है, 50 हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम कितना आ जाएगा आपका, 9:50 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनका कहना है आरव एंटर्स 15 मिनट्स बिफोर कुणाल्स एग्जिट। सो कुणाल के एग्जिट के 15 मिनट पहले आरव आया है, यानी कि आरव आपका निकल के आया होगा 9:35 पर। ठीक है। आरव की एंट्री किस समय पर हुई होगी, 9:35 पर। अब 9:35 बनाने के लिए मुझे क्या करना है भाई, मुझे इधर चाहिए आर पे 9 और मिनट पे चाहिए 7। तो आर पे अगर 9 चाहिए तो स्टार्टिंग किससे होगी, हैश से, और एंडिंग कितनी होगी, 7 से। तो #, मेरा आंसर आएगा। #, मुझे कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार का एक और सवाल पिक करते हैं फटाफट से। ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से बनाइए, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। चलो फटाफट से बताओ क्या आएगा यहां पे आंसर।
चलिए भाई, समय समाप्त हुआ। चेक करते हैं भैया हमारा आंसर क्या निकल के आ सकता है। चलो भाई, घंटी बज चुकी है, आंसर को चेक करते हैं। सो नेहा स्टार्ट्स वॉकिंग एट परसेंटेज, एस्टरिस्क परसेंटेज। तो नेहा ने भैया कब चलना शुरू किया? एस्टरिस्क परसेंटेज यानी कि 5:40 पर। ठीक है, 5:40 पर चलना शुरू किया। उसके बाद एंड आफ्टर 40 मिनट्स शी सीज हर फ्रेंड स्वाति। तो 5:40 के अगर आप 40 मिनट आगे जाओगे तो आप देख सकते हो 6:20 टाइम पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, 6:20 पर कौन आया भाई? 6:20 पर स्वाति आ गई। ठीक है, ओके। उसके बाद स्वाति फिनिश्ड हर जिम आफ्टर 1 आवर ऑफ स्टार्टिंग एंड लेफ्ट एग्जैक्टली 10 मिनट्स बिफोर सीइंग नेहा। सो 10 मिनट्स बिफोर सीइंग नेहा इन्होंने बोला था, यानी कि 6:10 पर जिम से निकली थी। ठीक है, और 1 आवर के लिए जिम इन्होंने किया था। तो 1 आवर के लिए अगर जिम किया था, यानी कि जिम में एंट्री कितने बजे हुई होगी? 5:10 पर। तो स्वाति का इन्होंने जिम स्टार्टिंग टाइम पूछा है 5:10, यानी कि कितना आ जाएगा भाई आपका? एस्टरिस्क M%। ठीक है, तो एस्टरिस्क M%, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक प्लस माइनस हमें करना है। मिनट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी भाई, जैसे ही मिनट की वैल्यू 60 होगी 1 आर हमारा यहां पर ऐड हो जाएगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इसका एक सवाल और कर लो ताकि आपके दिमाग में बहुत शानदार क्लैरिटी आ जाए, फिर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी से करेंगे। चलिए भाई चेक करें क्या कुछ हमारा आंसर यहां से निकल के आ सकता है। देखते हैं किस किस ने इसको बना लिया। देखो भाई, है ना। सो 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देंगे मुझे, है ना। चलो ठीक है, सो यहां पर मुझे दिया राधा नीड्स टू अटेंड हर। अब आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन यहां पर चेंज हो गया। ठीक है, पुराने वाले सिंबल यहां पर काम नहीं कर रहे। सो अगर मैं बात करूं, राधा नीड्स टू अटेंड हर योगा क्लास शेड्यूल्ड एट, ये टाइम आपको दिया है। ठीक है, तो हाइफन की अगर मैं बात करूं 7 और एक्सक्लेमेटरी साइन की बात करूं तो 9, यानी कि 7,
45 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच हर क्लास फ्रॉम द होम, व्हाट टाइम शुड शी लीव टू अराइव 10 मिनट्स अर्ली। सो 10 मिनट्स अर्ली पहुंचना है, यानी कि 7:35 पर पहुंचना है, ठीक है। और 45 मिनट लगते हैं पहुंचने में, यानी कि 35 मिनट्स यहां के और 10 मिनट आपके वहां के, यानी कि 6:50 पे जब निकलेगी तो 6:50 पे निकल के वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी, है ना। तो 6:50 का मतलब क्या है भाई, 6:50 आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया है, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आई होप क्लॉक कोडिंग की बातचीत आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं लॉजिकल कोडिंग की, ठीक है। लॉजिकल कोडिंग देखने में चाइनीज कोडिंग जैसा ही लगता है, बट यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको अलग अलग एलिमेंट का कहीं ना कहीं कोड निकालना होता है। कैसे भाई, जैसे देखो यहां पर लेटर है, नंबर है, इसके साथ हमारे पास सिंबल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इनका मुझे अलग अलग लॉजिक यहां पर निकालना होता है। यहां पर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, नंबर और लेटर, तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चेक करते हैं भाई क्या कुछ यहां पे आप लॉजिक निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या कुछ यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। ओके चलो, ठीक है। चलो भाई, तो समय समाप्त हुआ। यहां पर मैं देखता हूं भाई क्या कुछ कहानी मुझे देखने को मिल रही है ना। मुझे देखो लेटर और नंबर, इन दोनों का लॉजिक मुझे खोजना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तरीका क्या होता है, तरीका आपका ये होता है, सबसे पहली बात तो कुछ हमें मान लो कॉमन मिल जाए, अगर हमारी किस्मत थोड़ी सी सही रहे, और कुछ अगर हमें चीज कॉमन मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि कॉमन अगर मिल जाएगा तो कोड हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं ऐसा कुछ एज सच मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर मैं कोड की बात करूं यहां पर F21 मुझे कॉमन दिख रहा है। अब चाइनीज कोडिंग के लॉजिक से अगर जाएं तो कोड अगर कॉमन है तो वर्ड भी कुछ कुछ कॉमन मिलना चाहिए, बट ऐसा कुछ हिसाब किताब यहां पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा। खैर कोई बात नहीं, अब कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोड के अकॉर्डिंग में अगर चलूं तो 21 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। 18 आपकी आर की प्लेस वैल्यू होती है, ये एस की प्लेस वैल्यू होती है, और ये वाई की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। क्या ये सारे के सारे लेटर्स मुझे कहीं पर मिल रहे हैं? अगर मैं बात करूं y मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है, r मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में क्या है, r और y हमारे लास्ट लेटर हैं।
इधर भी चलो अगर मैं एस को मानकर चलूं, एस इज द लास्ट लेटर, बट इधर मुझे मिल रहा है ई। ई तो हमारा भैया कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो सब में लॉजिक फॉलो हो गया, बट मिनट में लॉजिक फॉलो नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि इन नंबर से मुझे प्लेस वैल्यू नहीं मिल सकती, प्लेस वैल्यूज मुझे बहुत अच्छे से मिल रही हैं। अब क्या कुछ कोई और एट्रीब्यूट है जिसके अकॉर्डिंग कोडिंग बन सकती है? अगर मैं बात करूं यहां पर, सारे की सारे जो प्लेस वैल्यूज पिक हुई हैं वो आपके हायर साइड पर है ना। फॉर के लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आर आ रही है, एवरी के लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाई है, मिनट के लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू यू है, और हैप्पीनेस के लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू एस है। तो क्या हाईएस्ट लेटर के प्लेस वैल्यू को पिक किया गया है? चेक करते हैं। यहां पर m इज द हाईएस्ट, यहां पर y इज द हाईएस्ट, यहां t इज द हाईएस्ट, यहां पर u इज द हाईएस्ट, है ना। तो ये आपका y आ गया, ये आपका u आ गया, ये आपका 13 से m आ गया, और 20 यानी कि t। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैं देख सकता हूं, मुझे नंबर का कोड यहां पर देखने को मिल सकता है। नंबर हमसे क्या कह रहा है भाई? नंबर कह रहा है हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन वर्ड। ठीक है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन वर्ड। ठीक है, अब जैसे ही मुझे नंबर का कोड क्लियर हुआ, तो यहां से मैं अलग अलग करके कोड निकाल सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर का कोड क्या हो जाएगा भैया? फॉर का कोड है C18। एवरी की अगर मैं बात करूं, एवरी का कोड हो जाएगा E25, है ना। और अगर मैं मिनट की बात करूं, सो मिनट का कोड विल बी, आपके पास यू था ना, तो F21। तो यहां से भी मुझे कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो यहां पर कितने लेटर हैं? 3, उसके लिए C आ गया। यहां पर 5 लेटर हैं, उसके लिए E आ गया। यहां पर 6 लेटर हैं, उसके लिए F आ गया, है ना। तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बाकी सब में चेक कर लें। मेक में आपके 4 लेटर हैं, तो 13 डी आना चाहिए, बिल्कुल 13 डी आना चाहिए। आपके पास जो लेटर आ रहा है, वो लेटर आपका आ रहा है नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग, है ना। अगर 4 लेटर हैं तो डी आएगा, 5 लेटर हैं तो ई आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ चुकी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। चलो, तो अब अगर मैं बात करूं, मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्स्ट बिफोर सक्सेस का कोड बताओ। यहां पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू विल बी W, 23 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी कि E। यहां पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज O, 15 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 19, नहीं U हो जाएगा, 21, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपका G आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है भाई? E23 F। अच्छा R है यहां पर, एक मिनट इसको सही करेंगे। यहाँ पे R भी मुझे दिया हुआ है, R की जगह मेरा 18 आ जाएगा, है ना। दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट, है ना। एंड G21 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को समझ में आया है। अगले सवाल को चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ लॉजिक बन रहा है, आइए हम चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास सिंबल और नंबर है। ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, चेक करते हैं क्या कुछ लॉजिक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी जल्दी।
चलिए फटाफट ध्यान से चेक करेंगे। चलो भाई, ओके, क्या कुछ समझ में आया? चेक करें। चलो देखो भाई, सिंबल वाले सवाल में देखो क्या करना होता है, समझना। सिंबल वाले सवाल में मुझे यह ध्यान रखना होता है कि सिंबल कहीं पर कॉमन जा रहे हैं या नहीं। अगर सिंबल कहीं पर कॉमन जा रहे होते हैं तो फटाफट से मैं लॉजिक पकड़ सकता हूं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो ही सिंबल हैं, एक एट द रेट है और एक एम्परसेंट है, ठीक है। तो इन दोनों सिंबल में कहीं ना कहीं कोई कॉमन लॉजिक होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। पहले मैं बात करूं, मेरे पास कहीं ना कहीं नंबर्स क्या है। नंबर की अगर बात करें, 8 तो ठीक है, बट 50 और 36 दिया है, यह किसी की प्लेस वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ डबल किया होगा, क्योंकि सारे मुझे 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं, या तो कुछ डबल किया होगा या कुछ ऐड वैड किया होगा, ठीक है। चलो अगर डबल वाली बात दिमाग में आई तो एक बार डबल के लॉजिक से ही चेक करते हैं। 8 क्या हो सकता है, 4 × 2, ठीक है। 50 क्या हो सकता है, 25 × 2। 36 क्या हो सकता है, 18 × 2, है ना। अब इससे रिलेटेड मुझे कुछ मिल रहा है क्या, एक बार देखूं तो मिल तो सकता है यार। कैसे मिल सकता है? ये आपका R है, प्लेस वैल्यू 18, ये आपका Y है, प्लेस वैल्यू 25, ये आपका D है, प्लेस वैल्यू 4। चेक कर सकते हैं, हो सकता है क्या? नीचे चेक कर लो, यहां पर 36 आना चाहिए, यहां पर 28 आना चाहिए, यहां पर 14 आना चाहिए, चेक करें। और यहां पर आपका 38 आना चाहिए। 38, 14, 28, हाँ बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। तो नंबर का लॉजिक तो मिल गया भैया। नंबर का लॉजिक क्या है भाई? 2 × प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, है ना। 2 × प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, समझ में आया, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर सकता हूं। अब सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। सो क्लैमर का कोड मेरा क्या हो जाएगा? क्लैमर का कोड विल बी @36, और इंप्यूनिटी का कोड क्या हो जाएगा भाई? इंप्यूनिटी का आपका @50 हो जाएगा। और एग्रीव्ड की अगर मैं बात करूं तो एग्रीव्ड का हमारा कोड हो जाएगा @8। अब यहां भी @ है, यहां भी @ है, इनके बीच कॉमन चीज क्या है? अब देखो, सिंबल के लिए कॉमन चीज स्टार्टिंग लेटर आ सकता है, एंडिंग लेटर आ सकता है ना, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये मैंने आपको बताया था। सो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। तो हो सकता है ऑड और इवन लेटर के अकॉर्डिंग बात चल रही हो। सो क्वीरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्परसेंट आया है, ठीक है। टेनस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 @, ठीक है भाई, ओके। सिंबल का लॉजिक सेट हो गया, सिंबल का लॉजिक सेट हो गया। सिंबल का लॉजिक किसके अकॉर्डिंग आया है? नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। जो @ है दैट इज फॉर ऑड, एंड जो आपका एम्परसेंड है दैट इज फॉर इवन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लॉजिक बन जाएगा। आई होप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया, एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया एनोमेलिस और रेजिज, ठीक है। सो एस की बात करें, 38 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @, ठीक है। जी का आपका 14, 1 2 3 4 5, ये भी आपका @, तो @38 @14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डन हुआ। चलो इसी प्रकार के एक और सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहां पर सिंबल भी है, नंबर भी है, लेटर भी है। पहले दिमाग लगाएंगे, चेक करेंगे कौन इसको बना सकता है ना। बहुत ध्यान से करना भाई, लॉजिक आपको मिक्स एंड मैच करके हमने बताए हैं, फटाफट से चेक करते हैं। ठीक है, चलिए भाई चेक करें क्या कुछ कहानी यहां पर है। सो अगेन सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। तो अगर मेरे पास 14 है तो 14 आपकी n की प्लेस वैल्यू हो जाता है, 20 आपकी t की प्लेस वैल्यू, अगेन 20 आपकी t की प्लेस वैल्यू और 13 आपकी m की प्लेस वैल्यू। अब कहीं अगर ये लेटर्स देखने को मिल जाए तो मेरी कहानी आसान हो जाए। n t t m अगर मैं देख रहा हूं, सो यहां पर देखो लास्ट लेटर में सारी की सारी बातचीत मुझे समझ में आ रही है, बट क्या ये लॉजिक बनेगा सेकंड में चेक करें। सो के मतलब 11 आना चाहिए, ठीक है, एस मतलब 19 आना चाहिए, ठीक है, एन मतलब 14 आना चाहिए, ठीक है, ई मतलब 5 आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो नंबर की बातचीत तो हो गई भैया। नंबर की बातचीत क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर, ठीक है, नंबर की बातचीत हो गई, प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट लेटर। अब यहां से हम चीजों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जहां पर सिंबल कॉमन हो वहां से हम चीजों को पकड़ेंगे, ठीक है। सो यहां पर सिंबल कॉमन नहीं, यहां पर कॉमन नहीं, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, जो लेटर आया उसे चेक करें अगर। सो ऑलमोस्ट का कोड विल बी, अब देखो 20 वाले दो कोड है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऑलमोस्ट से हम नहीं करेंगे चेक, हम चेक करते हैं ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन का कोड विल बी %R14 और सिस्टम से फिर हम चेक करें, सिस्टम का कोड विल बी %Y13। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं आर इसका सेकेंड लेटर है, वाई इसका सेकेंड लेटर है, सब जगह यही कहानी आ रही है क्या। 11 के साथ ए आया है, ठीक है, 14 के साथ भी ए आया है, ठीक है, ओके। तो लेटर का लॉजिक भी आ गया भैया लोग। लेटर का लॉजिक क्या है, लेटर का लॉजिक विल बी सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब बचती है कहानी हमारे सिंबल की। अब सिंबल में अगर मैं देखूं तो सेम सेम सेंटेंस में भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेम सेम सेंटेंस में अगर कॉमन नहीं है तो अलग अलग सेंटेंस से पकड़ते हैं। सो रेस्ट का कोड क्या है, रेस्ट का कोड मुझे मिल रहा है #E20, रैंडमली मैंने पिक कर लिया, ठीक है। दूसरा मुझे हैश का कोड यहां पर दिख रहा है A14 के साथ, यानी कि N हो जाएगा
तो रेन का कोड आपका क्या है भाई, #A14। और क्या है भाई, हैश का कोड ये रहा, रैंक का कोड हो जाएगा, रैंक में अगर मैं बात करूं तो मुझे मिल रहा है #A11। तो कॉमन चीज क्या दिख रही है इनमें, पहला लेटर कॉमन है ना, क्या कॉमन है, पहला लेटर। तो आई थिंक सिंबल जो है आपका सिंबल जो है वो आपका फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आर के लिए आ रहा है हैश, ठीक है। ऑलमोस्ट के लिए अगर मैं चेक करूं तो क्या मतलब ए के लिए क्या आएगा, @, ठीक है। ट्रेन में अगर मैं टी के लिए बात करूं तो टी के लिए आएगा %, ठीक है। आर हो चुका है, एस के लिए क्या आएगा भाई, एस के लिए आपका आ जाएगा %, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट लॉजिक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कॉम्बिनेशन पूछा है भाई। अब देखो ये आपको पूरा का पूरा लॉजिक हमने बता दिया है। इस लॉजिक को फॉलो करके आप आराम से इसका आंसर होमवर्क में हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं, है ना। कई बार हमारे पास इस प्रकार के कोड आ जाते हैं और इस पर्टिकुलर सवाल को बोला जाता है मशीन कोडिंग। क्या बोला जाता है भाई इस सवाल को, मशीन कोडिंग, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इनपुट आउटपुट की तरह आपको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ना। तो एक बार बहुत ध्यान से इस सवाल को देख लीजिए, क्या कुछ इंफॉर्मेशन दी है चेक कर लीजिए, फिर हम इसको बनाते हैं और चेक करते हैं किस प्रकार से हिसाब किताब यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो भाई चेक करें। सबसे पहले मुझे स्टेप 1 तक आना, यहां से मैं बहुत आराम से चेक कर सकता हूं। 2 + 3 डिजिट सम का लॉजिक है, 4 + 1, यहां से आपका 6 5 11, यहां से आपका 3 और 2 5, और यहां से आपका 6 और 4 10, ठीक है। तो पहले में तो आपका डिजिट सम हो गया। अब अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 में, अगर मैं देखना चाहूं तो नंबर थोड़े बड़े हो गए हैं, और हम जानते हैं नंबर जब बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हमें देखने को मिल सकता है ना। इधर आप देखो 64 × 10 करोगे तब ये बनेगा, और ये दोनों स्टेप आपके आ गए। 32 पंजे 160 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। 4 पंजे 20, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। 13 पंजे 5 दूनी 5 3 15, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो स्टेप नंबर 2 कैसे आ रहा है भाई, स्टेप नंबर 2 आपका आ रहा है कहीं ना कहीं स्टेप नंबर 1 और इनपुट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, फिर आपके नंबर छोटे हो गए, ठीक है। 115 का 74 हुआ है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड से इवन तो भैया बना नहीं सकते, है ना। ऐसे इवन से ऑड बनाया है। इसकी बजाय इनको चेक करें एक बार। मेरे पास क्या है, 115 और 5 को अगर ऐड करके देखें तो 120 हो रहा है ना। अब ये 120 और 74 थोड़ा मुझे आसपास दिख रहे हैं, इनके बीच का अगर डिफरेंस मैं चेक करना चाहूं तो 7 4 11 और 6 46 का मुझे डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है ना। 46 का मुझे कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब क्या इसके हिसाब से लॉजिक बन सकता है, अब 23 में अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो भैया 46 बन रहा है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। इधर नीचे वाले में चेक करें। 205 + 5 मेरा कितना है भैया, 210 है, ठीक है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 41 × 2
82 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो 2 आ जाएगा। 128 बिल्कुल सही बात है, ये आ गया है ना। यहां से अगर मैं चेक करूं तो यहां से अगर मैं चेक करना चाहूं 616 प्लस 11 मुझे क्या देखने को मिल रहा है भाई, 627 हो जाएगा। अब 56 इंटू 2 की अगर बात करें तो 56 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 6 दूनी 12 हो गया है ना। तो 111 112 आपका आ गया। 112 अगर आप घटाओगे तो 5 3 5 5 3 5 आ रहा है, बट यहां तो 459 दिया है। कैसे करें, लगभग 200 मुझे वैल्यू हटानी है। अगर यहां पर चेक करें 56 तिया अगर करके देखें तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16। 168 को अगर आप माइनस करो तो ये आपका 17 में से 8 गए 9, ठीक है, 11 में से 6 गए 5, 459 आ गया क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल आ गया। तो देखो भाई लॉजिक यहां पर क्या बना, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की बट ज्यादा घूमना नहीं है। इन्होंने क्या किया, स्टेप नंबर एंट्री कोड निकालने के लिए क्या किया, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ऐड किया है, ठीक है। फिर इसमें से माइनस किया है नंबर इंटू 2 या नंबर इंटू 3, ठीक है। नंबर इंटू 2 कब लिया है, नंबर इंटू 2 तब लिया जब नंबर आपका ऑड है, और नंबर इंटू 3 तब लिया जब नंबर आपका इवन है। ये आपका लॉजिक हो गया एंट्री कोड का, ठीक है। चलो अब सवाल मुझसे क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा है भैया 34 के लिए एंट्री कोड क्या होगा। सो 34 में सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 यानी कि आपका डिजिट सम हो जाएगा, तो 4 और 3 7। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो तो 34 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 238 आ गया है ना। फिर हमें क्या करना है भाई, फिर हमें 238 प्लस 7 करना है, ठीक है ना। सो 8 और 7 15, 245 हो जाएगा। और 245 में से ये आपका इवन नंबर है, तो 34 इंटू 3 मुझे घटाना है, 4 तिया 12, 102 मुझे यहां से घटा देना है। 102 अगर मैं यहां से घटाऊंगा तो मेरे पास 4 ती 12, 3 तिक 9, हाँ ठीक है। तो आपका ये 3 आ जाएगा, ये 4 और ये आपका 143 विल बी द आंसर। 143 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिया और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 143 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से इसे किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कई बार ऐसे सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके चलो, फाइनली हमारा एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, दैट इज कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है भाई, रिक्वायर्ड जो आपकी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दिए गए कोड में से आंसर निकालना होता है। तो एक बार आप कंडीशंस को पढ़ लीजिए, हम इसको बना लेते हैं और इसी के साथ फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। सारी की सारी कंडीशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, किसी चीज की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। सो मुझसे क्या पूछा है भैया, यूनिक टिकट का कोड पूछा है। यूनिक टिकट, तो पहले मैं यूनिक की बात करूं, यूनिक में हमें कौन सी कंडीशन फॉलो होती हुई दिख रही है, आइए चेक करें। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एंड लास्ट इज वोवेल, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर फर्स्ट लेटर। तो यू का कोड आपका @ हो गया, यहां पर आपका ये @ हो गया। बाकी सबका कोड आप एज इट इज पुट कर दोगे। एन के लिए प्लस, आई के लिए एस्टरिस्क, क्यू के लिए 4 और यू के लिए हमारा आ जाएगा, यू का कोड कहां है भाई, अच्छा यू का ही तो @ था,
हाँ ठीक है, तो ये आपका एट द रेट हो जाएगा। फिर अगर मैं टिकट की बात करूं, टिकट में क्या दिया है देखें जरा। टिकट में ये तो नहीं लग सकता, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट इज वोवेल नहीं, बोथ फर्स्ट एंड लास्ट आर कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। सो टी और टी दोनों क्वेश्चन मार्क से आएंगे, आई की जगह एस्टरिस्क, फिर हमारा सी की जगह एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, के की जगह अगर मैं बात करूं परसेंटेज आएगा और ई के लिए हमारा 3 आ जाएगा, तो ये आपके कोड हो जाएंगे। सो एट द रेट प्लस एस्टरिस्क पर जाना है, ये हो जाएगा, एंड देन बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क चाहिए एंड में, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हमें होता हुआ दिख रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल कोडिंग के सवालों को भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई, तो कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए पीडीएफ में छोड़ दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय विधु सर पर मिल जाएगा। अगर आप कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो फटाफट से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो सवाल हमने आपको सॉल्व करवाए वो तो ठीक है, और जो पीडीएफ में दिए हैं उनको आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। और साथ के साथ अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे साल भर का अभी दिवाली ऑफर मिल रहा है 2499 में। तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी यहां पर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का प्री हो, मेंस हो, ऑफिसर्स एग्जाम का इंटरव्यू हो, वो सब आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं। साथ के साथ आरआरबी पीओ क्लर्क की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन विजेता बैच चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले उनके लिए एम पावर एक नया बैच आने वाला है। तो जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं उसमें एनरोल कर लीजिए, बट सबसे फायदे का सौदा आपका रहेगा महापैक, क्योंकि महापैक में हर एक बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक्स ढूंढ रहे हैं तो आरआरबी क्लर्क का ऑल इन वन बुक और आरआरबी पीओ की ऑल इन वन बुक, इन सभी बुक्स को आप Amazon, फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर से खरीद सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपको यहां पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज का सेशन सभी को बहुत ही शानदार लगा होगा, और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो तो दूर हो ही गए होंगे, साथ के साथ बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो सेशन खत्म होने के बाद पीडीएफ में दिए गए क्वेश्चंस को पिक कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।